अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रमज़ान विद डॉक्टर शगुफ्ता फ़िरोज़। हम लोगों ने हर चीज़ पे बात की, हमने सहरी पे बात की, इफ्तारी पे बात की, लेकिन आजकल जो हमारी जनरेशन है उसमें कि बहुत मसला है कि दे वांट कि हेल्थ को भी फोकस रखें, मतलब कि फिटनेस, जिमिंग, वेदर इट्स रनिंग, वट एवर, जिम का एक पूरा एक स्केड्यूल होता है और लोग कहते हैं जी फिटनेस हमारी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, रमज़ान में हमारा ऐसा गुजरे, और फिर वही करते हैं कि स्मूदीज़ पे रहें या वट एवर, इस तरह का पूरा उनका रेजिमेंट होता है। तो आप हाउ वुड यू गाइड समबडी कि फिटनेस भी मेंटेन रहे लेकिन हेल्थ का बैलेंस भी रहे? जो एक्सरसाइज या फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है ना, वो फिक्स होता है आपकी अपनी बॉडी की डिमांड के साथ ना। मैं पहले आपको नॉर्मल हेल्थ के एंगल से या नॉर्मल फिटनेस की अगर मैं बात करूं, तो उसमें तो 20 मिनट्स की वॉक चाहिए और 10 मिनट्स की आपको एक्सरसाइजेस चाहिए, ठीक है, जिसमें आप कार्डियो कर लें, आप कोर एक्सरसाइजेस कर लें, काफ़ी, या मैक्सिमम 20 मिनट्स की चाहिए अगर आप एक नॉर्मल एक एडल्ट की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अब इसका जो टाइम है, कौन सा टाइम बेस्ट सूटेड है जो बॉडी को, या हार्ट ओवरलोड होता है हमेशा गलत करने से, हार्ट को नुकसान होता है ना। जो बेस्ट टाइम होता है वो टाइम होता है सहरी के तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद से 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक। रोज़े की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ सहरी के 2 घंटे बाद से सुबह 12 बजे तक, ठीक। 12 बजे के बाद से रोज़ा खुलने तक के टाइम पर बॉडी की एनर्जी डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाना शुरू हो जाता है, बॉडी की सर्कुलेशन स्लो होना शुरू हो जाती है। अब ये जो टाइम है, अगर एक इंसान सेहतमंद है ना, तो एक और एपिसोड एक्सरसाइज की अफ्तार से पहले की जा सकती है, जो यंग है और सेहतमंद है, यानी उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको हेपेटाइटिस नहीं है, या कोई अंडरलाइन कोई डिजीज़ नहीं है, तो वो इंसान अपनी एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में कर सकता है कि उसने अगर 40 मिनट सुबह लगाए, 40 मिनट्स वो अफ्तार से घंटा पहले भी लगा सकता है, क्योंकि वो सेहतमंद इंसान है, बीमार आदमी नहीं कर सकता। लेकिन जो टाइम बिल्कुल गलत है, जिससे बॉडी को नुकसान होता है और शायद बॉडी ब्लोट कर जाती है इन इंचेस, वो है ये सहरी के, ये अफ्तारी के बाद या इसके बाद जो तरावी है उसके बाद जिम करना। लोग 11-12 बजे भी रात को जिम करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे बहुत ही लोग करते हैं कि जी इफ्तारी की है तो अभी परफेक्ट टाइम है कि वॉक इट ऑफ, एंड ये गलत टाइम है। ये तो मुझे भी नहीं पता था। नहीं, देखिए, आपने कोई भी खाना जब आप खाएंगे, अफ्तारी इज अ मील ना, जिस तरह हम खाते हैं, आप उसको क्या कोई हल्का मील कह रहे हैं? इट इज नॉट अ 2-3 मील्स के बराबर होता है, माशाल्लाह। देखिए, प्री जिम स्नैक दिया जाता है और मैं देती हूँ। अफ्तारी इज नॉट अ स्नैक, अफ्तारी इज अ मील, होल मील। तो जब आपका मील होता है ना, तो आप उसके 2 घंटे बाद कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम के हिसाब से अगर मैं बताऊँ ना, तो जिम रोज़ों में 9 बजे के बाद नहीं होना चाहिए, PM 9 PM के बाद नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्यों? आपकी स्लीप का पैटर्न ख़राब करता है। जब मगरिब होती है ना, जब सन सेट होता है, तो एक ग्लैंड है जिसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। आप जो मर्जी कर रहे हैं उसने मेलाटोनिन रिलीज करनी है, जो मर्जी आप करते रहें। यानी मेलाटोनिन क्या है? नींद का हार्मोन है, नींद का केमिकल, वो रिलीज होना ही है ना, आप जो मर्जी कर रहे हैं। मेलाटोनिन तैयारी कर रही है बॉडी को नींद की स्टेट में ले जाने के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए तैयार कर रही है, ठीक है। आपने जाके उस वक्त स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर ली, अब क्या होगा? कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल इज ऑपोजिट टू मेलाटोनिन। रात की स्ट्रेस हार्मोन, राइट? स्ट्रेस हार्मोन रिलीज जो औरतों में ज्यादा होता है। मेरा कॉर्टिसोल का मसला, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड, तो मैं तो जिम कर ही नहीं सकती, मुझे स्ट्रेस के मारे वो हार्ट पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए मैं जिम नहीं करती, इसलिए मैं कभी पतली नहीं हो सकती, वो बिसाइड्स द पॉइंट। जी जी, सही, ठीक है ना। तो अब आपने एक, मैं भी पहले मतलब सर्कैडियन रिदम की बात कर रही हूँ, नेचुरल बात कर रही हूँ, बिल्कुल। मेलाटोनिन वर्सेस कॉर्टिसोल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि कोई, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं ना, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा मैं जो ये बात कर रही हूँ, क्योंकि ये तो बॉडी डिजाइंड है ना, ये तो अल्लाह ने लगाया हुआ, आप कौन होते हैं चेंज करने वाले। तो जो मेलाटोनिन ने रिलीज होके जो कुछ करना है, बाय द वे मेलाटोनिन और पाइनियल ग्लैंड इंट्यूशन से कनेक्टेड है, सच्चे ख्वाब और वो गट फीलिंग और वो सारा कुछ, या
کشف ہونا، وہ پائنیل گلینڈ، تھرڈ آئی اور میلیٹونین کا آپس میں تعلق ہے نا، ٹھیک ہے. تو آپ اگر روزے کا کوئی اسپریچول بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا ہے میں روزے کا خود اجر ہوں. کتنی بڑی باتیں اللہ نے کتنے بڑے بڑے انویٹیشنز دیے ہوئے. اگر آپ نے وہ لینا ہے نا تو ذرا دھیان کریں، مطلب ایک دوڑ سے نکلیں، اپنی باڈی کو ہولسٹکلی پرزرو کرنے کی کوشش کریں. تو جم جو رات 9 بجے کے بعد ہوگا اس سے نیند اڑے گی، اس سے نیند وہ والی آئے گی جو کچی نیند ہوگی، اور کچی نیند جو ہوتی ہے ریپیئرنگ نیند نہیں ہوتی ہے. اور جب آپ اس جم اور اس نیند کے بعد اٹھیں گے نا تو صبح آپ سے سحری نہیں کھائی جائے گی. اب کیا ہوگا، آپ ایک پورے وشیس سائیکل میں پھنس چکے ہیں. آپ نے سحری نہیں کھائی، کہاں کی افطاری، اور کیا آپ تو 4 کھانوں کے برابر افطاری کھائیں گے. پھر you won't be able to give a gap or interval, you won't do the pacing, proper pacing. آپ نہیں کر سکیں، کر ہی نہیں سکیں گے. آپ جو مرضی کر لیں، کیونکہ آپ نے باڈی کا ڈسپلن کو چھیڑ دیا ہے. باڈی اگریسو ہو جاتی ہے پھر، اور اگریسو ہو کے کچھ ایسے بیہیویئرز میں ہمیں انڈلج کرتی ہے جو irresistible ہوتے ہیں. پھر آپ ٹوٹیں گے کھانے کے اوپر، اور پھر افطاری کرنے کے بعد آپ کو بیڈ چاہیے ہوگا اور بیڈ پہ جا کے لیٹے ہوں گے. پھر آپ کا ہارٹ ریٹ بھی بڑھے گا، پھر آپ کو گیس بھی ہوگی، پھر آپ کا پیٹ بھی پھولے گا، اور آپ کا وزن بڑھے گا، گھٹے گا کبھی نہیں. Oh my God! تو آپ کی اگر آپ غلط ٹائم پہ ایکسرسائز بھی کریں تو اس کا بھی مطلب ٹائمنگ کا بھی اتنا ریلیشن ہے ٹو ہاؤ یور باڈی ریئیکٹس، کہ یہ والی چیز مجھے بہت سمجھ آئی ہے کہ مجھے کورٹیزول کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے. تو اگر آپ غلط ٹائم پہ جم جائیں گے آپ اسی پرابلم کو ایگریویٹ کر رہے ہیں. آپ کی باڈی ول گو انٹو ریبیلین. آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ اسٹارٹ ریئیکٹنگ کہ اچھا مجھ سے ظلم کر رہی ہو تو. ہاں یس اوکے. اینڈ اگر آپ کورٹیزول کو ریلیز کر لیتے وارم ملک پی کے سو جائے تو آپ کی باڈی ہیل کرے گی. یس واو. بالکل. Following nature is actually good for the soul, the body, the mind, everything. This is so good. اچھا ابھی آپ جو مجھے بتا رہی آپ اگر سپوز سحری کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 9 بجے ہم نے سب نے نکلنا ہے، مطلب 7 بجے بچوں کو ڈراپ کرنا ہے اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ جو لیٹس سے کہ آئی تھنک 5 بجے کی ٹائم ہے، 5 سے 7 صرف 2 ہی گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم کر سکتے ہیں جو واک شاک، یا 12 بجے آپ کہہ رہے ہیں 12 بجے سے پہلے 12 بجے کے بعد کریں ہی نا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی بیماری ہے کسی کی باڈی میں، کوئی بیمار ہے تو وہ پھر 12 بجے سے پہلے کرے، اچھا، تاکہ اس کی باڈی میں انرجی ہو وہ کرنے کی بھی. رائٹ. لیکن نارمل ایڈلٹ جو ہے وہ یا سحری کے 2 گھنٹے بعد کرے، کیونکہ بعض لوگ نہیں سوتے نا، وہ کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں صبح، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ٹائم ہے کہ آپ افطار سے کوئی 2 گھنٹہ پہلے کر لیں یا 1 گھنٹہ پہلے کر لیں. پرفیکٹ. دیٹ از ویری ڈویبل. آئی تھنک یہ تو بہت آسان چیز ہے. واک کر لیں. اور واک کے لیے میں بڑا آسان حل بتاتی ہوں. لوگوں کے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں. واک تو منع ہی نہیں ہے. دیکھیں ایکسرسائز میرا سبجیکٹ ہے نا، کیونکہ لائف اسٹائل میڈیسن کا حصہ ہے، ون آف دا پلرز ہے ایکسرسائز. تو اس کی اصول یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم ایکسرسائز کا نسخہ لکھ کے دو باقاعدہ. تو 20 منٹس کی واک تو ایک دوائی کی طرح آپ نے روز کرنی ہے. آپ یو کانٹ لیو دس واک، وہ تو کرنی ہے. اچھا اب آپ نے چونکہ افطاریاں، آپ نے پکوڑے بنانے ہیں، آپ نے چونکہ سموسے بنانے ہیں، تو آپ کریں یہ کہ آپ اپنے ٹی وی لاؤنج کے اندر واک کر لیں. جو آپ کا کمرہ ذرا لمبا ہے نا، اس کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک واک کر لیں، اور ہاتھ میں پکڑیں اپنی تسبیح بھی پوری کریں اور اپنی واک بھی کریں. تو ایکسرسائز فٹنس کا حصہ ہے. واک کے بغیر، واک جو ہے سٹنگ ڈیزیز، یعنی جو واک نہیں کرتا، سٹنگ کو نیو اسموکنگ ڈکلیئر کیا گیا ہے. ریئلی؟ یس. یعنی دیر تک بیٹھنا کس کو کہتے ہیں؟ آدھے گھنٹے سے زیادہ اگر آپ بیٹھ گئی ہیں تو آپ یو ہیو سگریٹ اسموکنگ میں آپ چلی گئی ہیں. آپ 2 سگریٹس کے برابر آپ پی چکی ہوئی ہیں بیٹھنے کی وجہ سے. وہ اتنا نقصان ہوتا ہے جتنا سگریٹ سے ہوتا ہے. مطلب بیٹھنے کا مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ کہ مسلس کو مسئلہ ہو، اسپائن کو مسئلہ ہو. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی کیونکہ ان ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو بلڈ فلو وغیرہ میں آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بہت کمپلیکیٹڈ، ویری کمپلیکیٹڈ، بہت کچھ ہے. دیکھیں ایسے نہیں سائنس نے ڈکلیئر کر دیا کہ سٹنگ از نیو اسموکنگ، یا سٹنگ ڈیزیز کہلاتی ہے، یا چیئر سنڈروم کہتے ہیں. یہ تو ہمارے سارے آفس گوئنگ لوگوں کو، یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں. تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے وہ ڈیسک ڈیزائن کیا تھا، ایک اسٹینڈنگ اپ رائٹ وہ کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واک اور ایکسرسائز اینڈ فٹنس آر سو مچ انٹر ڈیپینڈنٹ کہ اس کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے جم جانے کا. آپ گھر میں کریں، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کچھ بھی. آپ اب تو ایسی ایکسرسائزز آ گئی ہیں جو ہٹ ہے.
हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज है वो 7 मिनट्स की एक्सरसाइज है एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय अमेरिकन स्पोर्ट्स मेडिसिन कॉलेज, नॉट बाय अ कोच. आप 7 मिनट के 2 उसके बाउट्स कर लें, 7-7 मिनट के, 14 मिनट की घर पे कर लें. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं बाहर ही जाना है, आप घर में कर लें. एक्सक्यूजेस होते हैं ना कि मेरा भी ये, आई हेट गोइंग टू द जिम. तो ये आप जो कह रही है ना, मैंने भी ये ट्राई किया बाय द वे पिछले 3-4 साल से, तस्बीह पकड़ के तो इनसाइड द हाउस. और वो जहाँ भी मुझे दिल चाहता है, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, मैं जो है वो वॉक करती हूँ, और वो 20-25 मिनट मैक्स. और उसके साथ, क्योंकि ये पर्सनल मेरा ये है अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आपा ने हमेशा मुझे ये कहा है कि बिकॉज मेरी कॉर्टिजोल का मसला है, मैं स्ट्रेस, मेरी हाई स्ट्रेस जॉब है, तो उन्होंने कहा था योगा करो, या योगा या पिलाटीज. It has helped me so much because stretching is so important at my age. Stretching every muscle and nerve, whatever. So वो भी होता है, blood circulation भी बेहतर होती है. So these are the things that you can focus on. एक चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं ऐड कर दूं, एक्सरसाइज की बात हो रही है. फीमेल्स को मैं ख़ास तौर पे कहूँगी, लड़कियों को मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि वो वेट्स और मशीन से बचें. यंग लड़की की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, मेल हार्मोन बढ़ जाता है. यंग लड़की का मतलब है कि कोई आप समझ लें 30 साल तक समझें, ठीक है, यानी फ्रॉम एज 16 to 30 की जो लड़की है, अगर वो वेट्स में, मैंने ऐसी डी शेप बॉडी देखी है बच्चियों की, वेट्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग एक्सरसाइज. ठीक है, बिल्कुल सही है. मशीन्स, वेट्स और जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज होती हैं वो यंग लड़की को एहतियात से करनी चाहिए, क्योंकि वो मैस्कुलिन हो जाती है. अच्छा. उसकी बॉडी में मेल हार्मोन बढ़ जाता है. अच्छा. 30 ऑनवर्ड्स की जो लड़कियां हैं वो ज़रूर करें थोड़े से वेट्स, लेकिन ध्यान से. उनके मसल्स नहीं डेवलप होने चाहिए, उनको एंड्योरेंस के लिए करना है, उनको स्ट्रेंथ के लिए करना है, उनको हार्ट के लिए करना है. ज़्यादा जो सेफ्टी है जिसमें, जो मैं हमेशा रिकमेंड भी करती हूँ, योगा होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जो किसी चीज़ से नहीं आती. मैं ऐसे जिम के मेरे पास आते हैं जब लोग, तो उनको मैं फ्लेक्सिबिलिटी चेक करती हूँ, जो कि सिर्फ योगी में होती है, एंड देयर फ्लेक्सिबिलिटी इज 0 बाय द वे. एब्सोल्युटली राइट. Gymming doesn't make you flexible. No. It doesn't. वो जो पूरा होता है ना, पूरी बॉडी में जो मसल्स को और अपनी लिगामेंट्स होती हैं, लिगामेंट्स को स्ट्रेच करके, जो मैंने पिलाटीज में ही देखा पा. आई हैव डन योगा एंड पिलाटीज एंड इट इज सो इफेक्टिव कि मुझे जो दर्दें एट माई एज स्टार्ट हुई थी, वेदर इट्स शियाटिका, वेदर इट्स लोअर बैक, उसमें इतना फर्क है. तो फॉर ओल्डर वेमेन, ये तो अच्छा आप तो अभी बता रही हैं अप टू 30, सो 30 to 60 या 70 व्हाटएवर वो लेता है. नो, यस, 30 to 60 या 60 प्लस कर लें. वॉक की कंपल्शन है, या दैट आई डू. वॉक की कंपल्शन है, और ये छोटी एक्सरसाइजेज जिस हिट टाइप के 7 मिनट्स की करें बस. हिट मैंने कभी ट्राई नहीं किया. अच्छा, 7 मिनट्स की है, लेकिन इट इज, आपको पता लग जाएगा, कार्डियो होता है ना. इट इज नॉट प्योरली कार्डियो, बट ओवर होल बॉडी है वो. लेकिन आपका उसमें बैलेंस भी चेक, मतलब वो उसको आपको प्रैक्टिस कराते हैं. लोअर बॉडी भी है, कोर मसल्स में, सब कुछ ही कवर करते हैं ना. हाँ. तो ये जो लोग हैं, यानी 30 प्लस में एक इशू होता है, और वो ये होता है कि बॉडी का बैलेंस गड़बड़ होने लग जाता है. तो ये जो हिस्ट्री ऑफ फॉल्स या इंजरीज, ये जो बोन फ्रैक्चर होती है ना, वो लेटर एज में बढ़ जाती है. तो इस एज की, मैं भी ख़वातीन की बात कर रही हूँ ना, कि वो एक्सरसाइजेस करें जो कि थोड़ी हो बट इंटेंस हो, लेकिन वॉक ना छोड़ें. वॉक इज अ मस्ट. इसके अलावा ये आप मुझे रिकमेंड करें कि इसके अलावा आपने जो भी करना है वो करें. बिल्कुल. लेकिन इवन वेट्स भी मुझे हल्के फुल्के, नॉट हैवी, मैं वेट्स भी अब करती हूँ बिकॉज अब मुझे जरूरत है, आई फील, बट नॉट बिफोर 30 आई नेवर नीडेड. बिल्कुल ठीक है. सो हियर इट इज, ऑल यू पीपल हु जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, दे वांट कि हम फिटनेस गोल्स भी रहें, तो आप अपनी अगर सही टाइमिंग रखेंगे और अपनी एज अप्रोप्रिएट रखेंगे, तो इंशाल्लाह रमज़ान आपका बहुत हेल्थी गुजरेगा. थैंक यू सो मच.